चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सेक्टर एनालिसिस। अब देखो सेक्टर एनालिसिस क्यों किया जाता है। 7000 शेयर हैं, 7000 में से कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, ये हमेशा से मुश्किल काम है सेलेक्ट कर पाना। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सेक्टर को एनालाइज करते हैं ताकि उस सेक्टर की जो अब चलने वाला है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसमें से बेहतरीन शेयर का सिलेक्शन किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि हमारी इकोनॉमी में ना 40 सेक्टर्स होते हैं, बट इनमें से सारे के सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं चलते हैं कभी भी, ठीक है। कुछ सेक्टर्स हमेशा अच्छा करेंगे, कुछ सेक्टर्स हमेशा बुरा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा और बुरा सेक्टर कैसे पिक किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, देखो माइक्रो और मैक्रो लेवल पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो वो चेंज जो होते हैं ना, वो सभी सेक्टर के लिए अच्छे या बुरे नहीं माने जाते हैं। कुछ सेक्टर्स के लिए वो अच्छे होते हैं, कुछ सेक्टर के लिए वो बुरे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, देखो कोविड आया। अब कोविड जो था वो एक पैंडमिक था, बहुत बुरी चीज़ थी, पर क्या पैंडमिक कोविड वाला क्या सभी सेक्टर्स के लिए बुरा था? सभी सेक्टर के लिए बुरा था? जवाब है नहीं। कुछ सेक्टर्स के लिए वो बहुत अच्छा था। कौन से सेक्टर्स थे जिनके लिए अच्छा था? फार्मा के लिए, है ना, हॉस्पिटल के लिए, एफएमसीजी के लिए, आईटी के लिए, टेलीकॉम के लिए। ये सेक्टर तो तब भी अच्छा कर रहे थे ना, पर बाकी के सेक्टर बुरा कर रहे थे। तो इकोनॉमी में जो भी चेंज होता है वो सभी के लिए ना तो अच्छा होता है और ना ही सबके लिए बुरा होता है। तो इकोनॉमिकल चेंजेस को देखते हुए हमें सेक्टर का सिलेक्शन करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो चेंजेस होते हैं उनको अगर हम समझ लें कि किन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है और किन के लिए नेगेटिव, तो हम सेक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि हम अब करने वाले हैं। तो हम एक एक करके सेक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इनमें होने वाले चेंज किस तरह से उनके फंडामेंटल्स को एकदम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम सेक्टर डिस्कस करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर। देखो ऑयल एंड गैस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कंप्लीटली बेस्ड है ऑयल प्राइसेस पर, ठीक है। अब इस सेक्टर को ना हम 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, यानी इस सेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो पहला जो सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मिड स्ट्रीम, और तीसरा सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब ये 3 सेगमेंट से मिलकर बना है ऑयल एंड गैस सेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि इस सेक्टर के जो शेयर्स हैं कब अच्छा करेंगे या कब बुरा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये अपस्ट्रीम सेगमेंट में कौन से शेयर्स आते हैं। देखो जो ज़मीन से तेल निकालने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम सेगमेंट। इसमें रिलायंस और ओएनजीसी जैसे शेयर्स शामिल हैं, ठीक है। मिड स्ट्रीम जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू इसकी डिलीवरी करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम। जैसे पेट्रोनेट एलएनजी एक शेयर है जो मिड स्ट्रीम में आता है। और डाउन स्ट्रीम में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शामिल किया जाता है, जैसे एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनी। अब सवाल ये उठता है कि तीनों जो सेगमेंट है ना वो ड्राइव होते हैं ऑयल के प्राइसेस से। अब 2 सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं जहां पर ऑयल का प्राइस है $100 पर बैरल, और दूसरा जो सिचुएशन है यहाँ पर $50 पर बैरल के हिसाब से तेल आता है, मान लेते हैं। तो कौन सी सिचुएशन किसके लिए अच्छी रहेगी, अब ये समझते हैं। अब ध्यान से समझो, ये जो अपस्ट्रीम सेगमेंट है इसका काम क्या है, ऑयल को निकालना, ठीक है। अब मान लेते हैं इनकी एक एक्सप्लोरिंग कॉस्ट आती होगी, ठीक है। वैसे सऊदी अरेबिया की सबसे कम आती है $10, पर नॉर्मली सबकी रहती है $30 से $40। तो $40 पकड़ के चलते हैं। तो $40 की जो है ना कॉस्ट आती है इनकी। अब अगर ये इसी क्रूड को बेचते हैं $50 पर तो इनके लिए अच्छा होगा, या इसी क्रूड को बेचते हैं $100 पर तब अच्छा होगा, $100 पर। तो अगर प्राइजेस क्रूड के बढ़ जाते हैं तो किसके लिए पॉजिटिव माना जाएगा, यानी हायर क्रूड प्राइजेस किसके लिए पॉजिटिव माने जाएंगे, तो अपस्ट्रीम के लिए हायर प्राइजेस बेटर माने जाते हैं, पॉजिटिव माने जाते हैं। तो अब ओएनजीसी और रिलायंस के शेयर्स कब अच्छा करेंगे, जब तेल महंगा होगा। समझ रहे हो, ये चीज़ समझनी है। दूसरा देखो, बाय एंड लार्ज इसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, पर तेल की कम कीमतें सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि कम कीमतें इसके लिए अच्छी रहती हैं। डाउन स्ट्रीम के लिए मान लो तुम कब तेल ज़्यादा डिमांड करोगे, जब कीमतें कम हैं या ज़्यादा हैं, कम है। तो लो प्राइजेस क्रूड का किसके लिए अच्छा रहता है, डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भी
क्रूड के दाम ऊपर जाएंगे कौन सी कंपनी के शेयर बढ़ेंगे? अपस्ट्रीम। और जब नीचे जाएंगे तो किसके दाम बढ़ेंगे? अब ये समझ में आ गया। यानी कि जब भी तुम HPCL, BPCL, रिलायंस, ONGC खरीदने का प्लान करते हो तो इस पर नज़र ज़रूर डाल लेना। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, डेली बेसिस पर इसे ट्रैक नहीं करते। यानी अगर क्रूड मान लो $1 बढ़ गया तो इन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक बड़ा चेंज आता है, $10 से $20 का चेंज एक महीने में आ जाता है, तो इन शेयर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। ये समझने वाली बात है। अब यहाँ किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछ लो। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। अब दूसरा सेक्टर है जो है पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो किससे बनता है? पेंट किससे बनता है? क्रूड ऑयल कंपोनेंट से बनता है ना। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो ऑयल प्राइसेस से ड्रिवन होता है। तो मान के चलते हैं इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो ऑयल प्राइस से एक्सट्रीट किया जाता है। तो अब मान के चलो कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इसका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, जिससे इसके मार्जिन कम हो जाएंगे। और अगर ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे, अगर ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे तो क्या होगा? इसका रॉ मटेरियल सस्ता आएगा, जिससे इसके मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो लो क्रूड ऑयल प्राइस इसके लिए क्या रहता है? पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। दूसरा फैक्टर आपने देखा होगा, पेंट की डिमांड कहाँ होती है? दो तरीके से होती है, एक हाउस होल्ड के द्वारा जो घरों में पेंट होता है, और दूसरा इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री में कहाँ पे होती है पेंट? हर जगह तो पेंट हो रहा है, AC से लेकर रेफ्रिजरेटर से लेकर ऑटो सेक्टर तक, ये तो इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो कहाँ पे होती है? जब ऑटो सेल्स बढ़ती है। ऑटो सेल्स बढ़ने से भी क्या होता है? पेंट सेक्टर को बूस्ट मिलता है। फेस्टिवल पे हम सब अपने घरों में पेंट कराते हैं, तो फेस्टिवल भी इसके लिए क्या माने जाते हैं? पॉजिटिव माने जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि पेंट लोग 1 से 3 साल के बीच में कराते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या सोचते हैं? चलो इस बार पेंट करा लेते हैं। ऐसे होता है मिडिल क्लास में, तो ऐसे ही सोचते हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है पता है? जो आपकी बढ़ी हुई इनकम होती है, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम जब भी इंक्रीज होती है ये पॉजिटिव माना जाता है। ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपने तब देखने हैं जब पेंट सेक्टर का सिलेक्शन करना है। तो पेंट सेक्टर की कंपनियां इन 4 फैक्टर से क्या होती हैं? इम्पैक्ट होती हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? कोई डाउट है पूछ लो, आगे चलें। अब तीसरा जो सेक्टर है उसका नाम है एविएशन। अब ये जो एविएशन सेक्टर है ये भी ऑयल प्राइस से ड्रिवन होता है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि प्लेन उड़ाने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये और प्योर ऑयल होता है, आपको पता होना चाहिए, हाई ऑक्टेव वाला, थोड़ा महंगा आता है। अब जब भी इसकी कीमत बढ़ेगी, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी किसकी? एविएशन इंडस्ट्री की। तो इसका ऊपर जाना नेगेटिव माना जाता है, यानी ATF की कीमत जब भी ऊपर जाएगी इसके लिए नेगेटिव माना जाएगा। दूसरा, लोग कब ज़्यादा प्लेन में सफ़र करते हैं? छुट्टियां मनाते हैं, यानी कि फेस्टिवल मान लेते हैं। जब भी फेस्टिवल होगा इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगेन डिस्पोजेबल इनकम इसके लिए पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, मेजर 3 फैक्टर आप मान सकते हैं ये पॉजिटिव रहता है एविएशन सेक्टर के लिए। बट वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि इस सेक्टर में कभी पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमेशा रिस्क रहता है। आपने देखा कि जितनी भी पास्ट में हमने कंपनियां देखी, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट किया है एविएशन कंपनियाँ हैं सारी की सारी। कोई भी एविएशन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी बिफोर कोविड के बाद तो ज़िंदगी ना मिलेगी, दोबारा कल्चर चल रहा है, तो लोग घूमे जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो इसीलिए एविएशन कंपनियां थोड़ा सा प्रॉफिट कर रही हैं, बट बैक टू लाइफ आएगी बहुत जल्दी, और मुझे लगता है लोग समझ जाएंगे, अभी बहुत जीने वाले हैं वो, फिर क्या होगा? सेविंग करेंगे। ठीक है, आगे समझें। अब अगला जो सेक्टर है इसका नाम है बैंकिंग सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये इकोनॉमी का, क्योंकि बैकबोन मानी जाती है। ठीक है, अब ये बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है उसे समझते हैं। तो बैंकिंग के ना सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, यानी बैंक कैसे फंक्शन करता है। तो बैंक का फंक्शन क्या होता है? मेन बिजनेस क्या होता है? डिपॉजिट्स, ये मेन काम है ना, और लेंडिंग दूसरा काम है, लोन देना, ये 2 ही तो काम करता है। अब डिपॉजिट ना मेजरली देखो 2 तरह के होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। और लोन बहुत सारी तरह के होते हैं, ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, है ना, बहुत सारी की तरह के। अब समझने वाली बात ये है कि जो करंट अकाउंट है ना, इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है 0%, और इस पे दिया जाता है 3% मान लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि बैंक में ना 50% करंट अकाउंट है, 50%
सेविंग अकाउंट है तो दोनों का एवरेज मान लेते हैं 1.5%, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कासा रेशो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो, ठीक है। अब ये कासा रेशो बैंक को कितने का पड़ता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 1.5%। तो जो बैंक में पैसा आप लोग रख रहे हो, बैंक को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है इंटरेस्ट का उसके अगेंस्ट में, सिर्फ 1.5%। अब आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई भी बैंक को लोन देता है। अब आरबीआई लोन देता है 6-6.5% पे, मान लेते हैं 6.5% पे मान के चलते हैं। अब आरबीआई जो लोन दे रहा है वो दे रहा है मान लेते हैं 6.5%। अब ये 6.5% पे जब बैंक लैंड करेगा और कासा रेशो वाला पैसे को लैंड करेगा तो मान लेते हैं एवरेज 12% पे बैंक लोन दे रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट आया उसको, 5.5%। ये 5.5% का प्रॉफिट आया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया 10.5% का। तो प्रॉफिट कहाँ पर उसको ज़्यादा होगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब है कासा रेशो बढ़ना बैंक के लिए पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि उसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो ये बचा, ठीक है, कॉस्ट निकालने के बाद वो ज़्यादा आ रहा है कासा का। तो कासा रेशो इसलिए जब भी इंक्रीज होते हैं बैंक के तो वो बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो बैंकिंग के शेयर्स कब अच्छा करते हैं, जब उनका कासा रेशो बढ़ जाता है। तो कासा रेशो का बढ़ना हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लियर है। दूसरी चीज़ हम बताएंगे प्रैक्टिकल में, अभी नहीं। अब तीसरी चीज़, आप लोन ज़्यादा कब लेते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो लो इंटरेस्ट रेट इसके लिए पॉजिटिव है, तो बैंकिंग के लिए लो इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव माना जाता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो इन्फ्लेशन ना इसके लिए नेगेटिव मानी जाती है, जब भी हाई इन्फ्लेशन होगी इसके लिए नेगेटिव मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट तो इसके लिए नेगेटिव हो गया। आ रहा है समझ। हाई प्राइजेस ऑफ क्रूड, देखो हाई क्रूड ऑयल प्राइजेस नेगेटिव माने जाएंगे, किसके लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी ना इससे। अब एक और चीज़, अच्छा मानसून अगर आएगा तो भी इसके लिए पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि अच्छा मानसून जब भी आता है तो क्या होता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, रूरल डिमांड बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है, ठीक है। ये 6 फैक्टर। अब 7वां फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बैंक जो पैसे को लैंड करता है, ठीक है, अगर वो पैसा ही वापस ना आए तो क्या हो गया, नेगेटिव है ना, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। तो बैंकिंग के जब एनपीए बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव माना जाता है, ध्यान रखना। अब ये एनपीए रिकवरी के लिए बैंक पता है क्या करता है, प्रोविजंस करता है अपने प्रॉफिट में से। तो हाई प्रोविजन नेगेटिव माने जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स देखकर ना आप समझ सकते हो कि कौन सा बैंक अच्छा कर रहा है, कौन सा बैंक बुरा कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब यहाँ पर कोई डाउट है, सवाल पूछ सकते हो। देखो आज से पहले हुआ लगता होगा ये सारी चीज़ें कैसे सेलेक्ट करें, ये सारे फैक्टर्स देख के इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है। डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हो। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।